नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के रॉक्स। कल हमने देखा बिग बॉस 14 का मिड सीजन वाला फिनाले एक बहुत बड़ा वाला ब्लंडर है जो कि ऑडियंस को भी पता चल चुका है। ये जो बिग बॉस 14 है जब से स्टार्ट हुआ तब से इसकी टीआरपी एकदम नील बटे सन्नाटा है। वही जब इसके प्रोमो आना शुरू हुए थे सीजन 14 के, बड़े बहुत जबरदस्त हाइप क्रिएट की गई कि अब 2020 को 2020 को बिग बॉस 14 देगा करारा जवाब, अब सीन पलटेगा। तो जब बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं तो फिर इंसान बड़ा पाव कैसे खाता है, ये यहाँ बिग बॉस 14 में हमें दिखाई दिया है। 2020 को करारा जवाब तो देना छोड़िए, ये तो यहाँ पर मुंह दिखाने लायक हालत नहीं बची है। बड़ी बड़ी देखिए, जब पिछला सीजन जो था बीबी 13 वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर सीजन था। उम्मीदें थी कि ये वाला जो सीजन है बहुत ज़बरदस्त सक्सेस अचीव करेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पब्लिक घरों में भी ज़्यादातर समय बिता रही है। तो मेकर्स ने सोचा यही मौका है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। लेकिन यहाँ पर हथौड़ा मारना उल्टा पड़ गया। बीबी 13 या बीबी 11 जो कि सक्सेसफुल सीजन्स की श्रेणी में आते हैं, उन सीजन्स के स्टैंडर्ड को मैच करना तो छोड़िए, ये तो यहाँ पर रिकॉर्ड बना रहा है सबसे घटिया, सबसे फ्लॉप एंड सबसे बकवास टीआरपी वाले सीजन का। अब ये सीजन जो बद से बदतर हालत की तरफ चला जा रहा है, इसके काफ़ी सारे रीजंस आप सबको पता हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बिग बॉस 14 के 14 ऐसे ब्लंडर वाली चीज़ें, इंसिडेंट या फिर डिसीजंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देंगे कि मेकर्स कितने ओवर कॉन्फिडेंट और कितने कंफ्यूज्ड हो गए। उन्होंने सोचा कि पब्लिक को कुछ भी परोस देंगे, पब्लिक स्वीकार कर लेगी, क्योंकि लॉकडाउन है, पब्लिक बाहर ज़्यादा जा नहीं पा रही है, घरों में बैठ कर टीवी देखेंगे तो कुछ भी थोप देंगे पब्लिक के ऊपर। जी नहीं, पब्लिक समझदार होती जा रही है। मानता हूं मैं कि आपने सोशल मीडिया पर अपने गर्दोलों को बिठा रखा है जो आपके ब्लंडर को भी वंडर बोल के बेच देते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ऑडियंस समझदार हो रही है। तो बिग बॉस 14 के 14 ऐसे ब्लंडर्स जो हैं, उसमें सबसे पहला ब्लंडर था सीनियर्स का, जैसे कि गौहर या फिर सिद्धार्थ शुक्ला या फिर सीजन 11 के रनर अप जो कि रियल लाइफ में विनर साबित हुई, हिना खान, उन्हें यहाँ लाया गया। सोचा कि उनकी पॉपुलैरिटी को इनकैश किया जाएगा, उनके नाम से टीआरपी बटोर ली जाएगी, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया। सीनियर्स को लेकर के आए, ऑडियंस को पता चल गया कि भाई सीनियर्स के नाम से ये लोग वाहवाही लेना चाहते हैं, टीआरपी लेना चाहते हैं, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि सीनियर्स के आने की वजह से जो एक्चुअल कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस के घर के, उन्हें खुलकर अपना गेम दिखाने का मौका नहीं मिल पाया। और ये सीनियर्स का जो ट्रिक था, जो आइडिया थी, वो 2 वीक के बाद फ्लॉप हो गई जब सीनियर्स चले गए। सीनियर्स की मौजूदगी पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था यहाँ पर रिजेक्शन और टीबीसी जो टू बी कंफर्म्ड वर्सेस जो रिजेक्टेड कंटेस्टेंट है, इनका ये जो थॉट था, जो आइडिया था, जो कि बुरी तरह बैकफायर कर गया। स्टार्ट के 2 वीक में बड़ी बड़ी बातें की गई, जो टीबीसी होंगे वही अंदर जाएंगे, बाकी लोग बाहर जाएंगे। बाहर गए तो सिर्फ 2 ही लोग जो कि अनफेयर इविक्शन का शिकार हुए, जो कि सीनियर्स और मेकर्स की आपसी सहमति कहिए या फिर एक प्लान कहिए, पहले से जो प्री प्लान था। इन्होंने सारा गुरपाल और शहजाद देओल का इविक्शन कर दिया। तो सीनियर्स, टीबीसी वाला एक फंडा और अनफेयर इविक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है जिन्होंने स्टार्ट में ही इस सीजन को एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा दिया और ऑडियंस का कहीं ना कहीं मन उचट गया। उन्हें पता चल गया कि भाई यहाँ चीज़ें एकदम थर्ड क्लास रवैये से चलने वाली हैं। इस वजह से स्टार्ट की वीक में टीआरपी नहीं आई। लेकिन मेकर्स अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय वो तो और ज़्यादा ब्लंडर वाली चीज़ें करने वाले थे। ऐसी ही एक ब्लंडर वाली चीज़ थी निशांत की कैप्टनसी छीनना, जो कि एक तरह से फिर एक बहुत ही बकवास वाला आइडिया था। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं अगर आपने वो एपिसोड देखे हैं तो निशांत का कैप्टन बनना और 24 घंटे में ही उससे कैप्टनसी छीन लेना, बिग बॉस का खुद आना और ये बोलना कि बिग बॉस ने निशांत के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं देखी हैं। उसके कैप्टनसी के जो टेन्योर है उसके दौरान लोगों ने अंग्रेजी में बात की, नॉमिनेशन वगैरह सब डिस्कस हुए। तो यहाँ पर निशांत को कैप्टन बनाना और कैप्टनसी छीन लेना ये साबित करता था कि बिग बॉस निशांत को एज ए कैप्टन देखना नहीं चाहता था, बिग बॉस किसी और को कैप्टन देखना चाहता था। इसी दौरान घर में वापस से एंट्री होती है पवित्रा और एजाज, जो कि सीनियर्स के साथ ही बाहर चले गए थे, लेकिन उनकी एंट्री के साथ एक और एंट्री होती है रेड जोन नाम के एरिया की, जो कि एक बहुत बड़ा वाला ब्लंडर था। रेड जोन में जो रहेगा वो बाय डिफॉल्ट नॉमिनेट हो जाएगा और टेक्निकली उन लोगों के साथ जेल में बंद कैदियों की तरह व्यवहार होगा। उन्हें बाहर आना है तो वो ताला वगैरह खोला जाएगा, बाहर आएंगे, टास्क करेंगे, फिर रेड जोन में घुस जाएंगे और बाय डिफॉल्ट नॉमिनेटेड भी रहेंगे। और इस रेड जोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म, जो कि इस सीजन का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है, मुद्दा है। नेपो किड जान कुमार शानू जब रेड जोन में गया तो उसे बचाने के लिए आपने सीन पलटने का टास्क किया और जो लोग सेफ थे
उन्हें रेड जोन में भेज दिया और नेपोकेट जान कुमार शानू जो कि रेड जोन में रहते हुए नॉमिनेटेड था, क्योंकि आपको उसको लेकर के चलना था काफी वीक, तो आपने सीन पलटने वाला टास्क किया और रेड जोन से नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को आप ग्रीन जोन में लेकर के आ गए। और जब आपने देखा कि आपके जो कलर्स के जो टॉप एक्टर और ये जास्मीन रुबीना ये सब चले गए हैं रेड जोन में, तो फिर आपने आनंद फानंद में रेड जोन का फंडा ही खल्लास करने का डिसाइड कर लिया। एनीवे जब घर में रेड जोन आया था तब रेड जोन के साथ साथ पवित्रा और एजाज भी आए थे, और पवित्रा और एजाज का एक फेक लव स्टोरी, ये फेक लव ड्रामा हमारे ऊपर थोपा गया। इन दोनों की केमिस्ट्री कहीं से भी नेचुरल नहीं थी, बिल्कुल रियल नहीं थी, लेकिन ये कपल हमारे ऊपर थोपा गया और ये जो नकली चीज़ है ये बिल्कुल भी चल नहीं पाती है। और कुछ टाइम तक ये बहुत भर भर के इनको प्रमोट करने के लिए शहनाज को लाया गया, इनको बाकायदा रोमांटिक वो डेट पे भेजा गया, लेकिन जो चीज़ एक दूसरे के लिए नहीं बनी है फिर वो नहीं ही बनती है। तो इनका ये जो एक हथकंडा था, पब्लिसिटी स्टंट था मेकर्स का, एक लव स्टोरी बनाने का, एक फोर्स्ड लव स्टोरी बनाने का एजाज और पवित्रा की, वो भी फुस हो गया। अब एजाज और पवित्रा का ये जो फेक लव स्टोरी वाला फुसकी बॉम्ब था, इससे हम उभर पाते इसके पहले ही बिग बॉस ने एक भयंकर वाला ब्लंडर वाली चीज की, कविता कौशिक और 3 वाइल्ड कार्ड्स को घर में प्रवेश देकर। कविता कौशिक जितनी जल्दी आई, जितनी जल्दी कैप्टन बनी, उतनी ही जल्दी वो चली भी गई। एजाज से फाइट वगैरह हुई, काफी ह्यूमिलेशन वाला सीन हुआ, लेकिन ताज्जुब की बात है वो कविता कौशिक एक बार फिर से घर के अंदर आई और अब हम देख रहे हैं कि वो फिर से घर के बाहर जा चुकी हैं। तो कविता कौशिक का आना जाना फिर जाना एक और ब्लंडर था ना। जैसे कविता कौशिक का आना एक ब्लंडर था, वैसे ही अली गोनी का घर में एक धांसू बिगेस्ट एंट्री ऑफ द डेकेड बोल के बहुत प्रोमो रन किए गए। और अली गोनी घर में आया तो था जास्मीन को सपोर्ट करने, लेकिन वो जास्मीन का गेम ही खराब करके चला गया। तो जैसे कविता की एंट्री फिर एग्जिट फिर री एंट्री फिर एग्जिट एक ब्लंडर था, वैसे अली की एंट्री एंड देन एग्जिट भी एक ब्लंडर ही है, क्योंकि अली गोनी की एंट्री जिसके ऊपर काफी पैसा खर्च किया कलर्स ने, काफी प्रोमो रन किए, जैसे कविता की एंट्री फिर एग्जिट फिर री एंट्री फिर एग्जिट एक ब्लंडर वाला पॉइंट था, वैसा ही ब्लंडर वाला पॉइंट अली गोनी की एंट्री भी था। हम सब जानते हैं कि अली को सिर्फ जास्मीन को सपोर्ट करने के लिए ही नहीं लाया गया था, बल्कि जास्मीन को रुबीना से लड़वाने के लिए भी लाया गया था, जो कि कहीं से कहीं तक नेचुरल नहीं बल्कि पूरी तरह से प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड एंगल था। और अली ने आकर जास्मीन को रुबीना से लड़वाने के चक्कर में जास्मीन का ही गेम बर्बाद करके रख दिया। तो अली के आने से शो को तो कोई टीआरपी नहीं मिली, लेकिन इनका जो एक प्लान था कि जास्मीन को रुबीना से लड़वाना है वो जरूर काम कर गया। लेकिन ये जो लड़ाई थी ये फुल्ली प्लान थी, फुल्ली स्क्रिप्टेड थी और अली को सिर्फ ऐसी ट्रेनिंग देकर ही भेजा गया था कि ऐसा ही करना है, 2 दोस्तों को लड़ाना है ताकि टीआरपी बन पाए। लेकिन अफसोस इनकी जो लड़ाई थी वो 2-4 दिन से ज़्यादा चल नहीं पाई। हमने अभी देखा रिसेंटली ये फिनाले के जो जर्नी दिखाई गई, ये अपनी मेमोरीज वगैरह सब बर्न करके दोस्ती की एक नई सिरे से शुरुआत करने की बातचीत भी करते पाए गए। सो फेक दोस्ती कहिए या स्क्रिप्टेड लड़ाई झगड़े कहिए, फेक इमोशंस कहिए, फेक रिलेशंस कहिए, सब चीज़ें फेक ही लगी हैं और ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमें रियल लगा हो या फिर जिससे हमें वाकई में हमारे इमोशंस जुड़ गए हों। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो एक ब्लंडर ही थी। ये ब्लंडर से हम उबर पाए, इसके पहले बिग बॉस ने एक फिनाले वीक वाला ब्लंडर रच दिया। ये एक ऐसा रायता था जो बेहद ही भद्दा लगा है। मेकर्स भले ही कहें उन्होंने बहुत अच्छे से ये फिनाले वीक की टास्क की, लेकिन आपने सिर्फ सीक्रेट बुलवाए और आपने इम्यूनिटी दे दी। इम्यूनिटी से याद आया, इस सीजन का एक और बहुत बड़ा वाला ब्लंडर था एकता कपूर का इम्यूनिटी स्टोन दे जाना उसको रुबीना ने ऐसा कुछ भी खास किया नहीं था सिवाय रोने धोने के, बट उन्हें आपने आधा सफर ही हुआ सीजन का, आपने एक इम्यूनिटी स्टोन पकड़ा दिया और उन्हें बाहर से आकर सजेशन भी खूब दिलवा दिए कि आप ऐसा खेलो वैसा खेलो। तो एकता कपूर का रुबीना को एक इम्यूनिटी स्टोन देना, उसके बाद सलमान खान का रुबीना को ऑलरेडी फिनाले वीक में आप ऑलरेडी फिनाले में पहुंच गई हो, ऐसा बोलना कहीं ना कहीं पब्लिक को एक मैसेज दे के गया कि भाई ये जो कलर्स की जो फेस हैं ये बाय डिफॉल्ट फिनाले में जा रही हैं। तो पब्लिक जो न्यूट्रल ऑडियंस की बात कर रहा हूं मैं, न्यूट्रल ऑडियंस जो है वो अच्छे से समझ गई कि मेकर्स करना क्या चाहते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 आप दरवाजे खोलते चले गए। हमने पीछे के सीजन में भी देखे कि कंटेस्टेंट बोलते रहे कि भाई बिग बॉस ओपन द डोर, आई वांट टू गो होम। बिग बॉस, ये विकास गुप्ता जिसको आप लेकर आ रहे हो, ये अपने सीजन में काफी बार इसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस सीजन में हमने देखा कि फिनाले वीक में बिग बॉस ने दरवाजा खोल दिया। बिग बॉस ने दरवाजा न सिर्फ खोला बल्कि कंटेस्टेंट को जाने से रोका भी नहीं। ना इस पॉइंट पर आता है बिग बॉस का एक बहुत बड़ा वाला ब्लंडर बिग बॉस 14 का, और वो हर सीजन की तरह है सलमान खान की बकवास होस्टिंग। सलमान खान ने, जैसे कि हमने कल देखा कि राहुल वैद्य के ऊपर तो पूरा बिल फाड़ दिया, लेकिन
अभिनव से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किए गए कि जब आपको बॉक्स वाली टास्क में एजाज ने मौका दिया था उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खेलने का, आपने सिरे से नकार दिया। एजाज से कोई सवाल नहीं पूछा गया कि आपकी जो रिप्रेजेंट कर रही थी आपको पवित्रा, वो बॉक्स में बैठी थी, आपने उनको अपना जो कौशल है, अपनी डेस्परेशन है, जीतने का जज्बा है, वो दिखाने का मौका नहीं दिया। तो सलमान खान का एक सेलेक्टिव अप्रोच रहा है पूरे सीजन में। जब रुबीना अभिनव सही जा रहे थे तब उन्हें गलत बोला गया, और अब जब भी वो गलत जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। जो कंटेस्टेंट जिन्होंने वाकई में शो को बहुत कुछ दिया, जैसे कि निकी, अब उन्हें वोटिंग के नाम पर निकाल दिया गया है। राहुल, जिसके लिए दरवाजा खोल दिया गया है। और वो लोग जो एक्चुअली में शो को कुछ नहीं दे रहे हैं, सिवाय सोते रहते हैं, बैठे रहते हैं, पति पत्नी घर संसार खेलते हैं, उन्हें सलमान खान डिजर्विंग बोल रहे हैं, जोशीला बोल रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा वाला ब्लंडर है। अब इन तमाम ब्लंडर्स के बाद बिग बॉस 6 छछूंदर यानी 6 चैलेंजर्स को लेकर के आ गया, जो कि पिछले सीजन्स के कचरा पट्टी हैं। तो बिग बॉस और उनकी जो टीम है वो अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रहे हैं। उन्होंने ऑडियंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रखा है। उन्होंने अपना पेड पीआर मैकेनिज्म जो है वो इस कदर हावी कर रखा है कि उनके हर ब्लंडर को, हर गलती को जस्टिफाई करने के लिए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लोगों को बिठा रखा है, जो कि कलर्स के हर ब्लंडर को जस्टिफाई कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और ऑडियंस के माइंड पर एक ऐसा असर छोड़ना चाहते हैं कि नहीं नहीं, जो भी हुआ वो सही हुआ है, मेकर्स कभी गलती नहीं करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सब आपने देखे हैं सीजन के अंदर, लेकिन मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी लोग अपने अपने लॉजिक लगाएंगे और साबित करेंगे कि नहीं, कलर्स ही सही है, ना वो स्क्रिप्टेड हैं, ना ही उन्होंने कोई भेदभाव किया है, ना ही इम्यूनिटी स्टोन खैरात में दिया गया। और ये फिनाले वीक का टास्क भी बहुत अमेजिंग था। ये तो बचकांडी टाइप के टास्क थे जो फिनाले वीक में आपने एक सीक्रेट बोला, और वो भी घर वाले आपसी सहमति से डिसाइड करेंगे। ऐसे तो घर में कोई आपसी सहमति होती नहीं है। एकदम जो घटिया था ना कि किसका सीक्रेट या किसकी मजबूरी या किसी के ऊपर क्या बीती, ये घर वाले तय करेंगे। ऐसे तो करके अगले सीजन में जो लोग आएंगे वो तो झूठी मूठी कहानियां सुना दिया करेंगे। ये इस तरह का ये जो फीलिंग्स का व्यापार किया है बिग बॉस ने, कि किसी के साथ बचपन में मोलेस्टेशन हुआ, किसी ने सुसाइड की कोशिश की, कोई डिप्रेशन में था, कोई डिवोर्स में था, ये तमाम चीज़ों के ऊपर जज करना है कि भाई किसका घाव ज़्यादा गहरा है, उसमें उंगली घुसेड़ घुसेड़ के लोग देखें, कुरेद कुरेद के। इन चीज़ों से बिग बॉस टीआरपी लेना चाहता था, जो कि ले नहीं पाया। तो बिग बॉस का मिशन ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना फ्लॉप हो गया। ऑडियंस अब काफ़ी समझदार हो चुकी है। शायद यही वजह है कि बिग बॉस सीजन 14 लॉन्च होने के बाद से 3 अक्टूबर से लॉन्च होता है, तब से अब तक 9-10 वीक होने आए हैं, बिग बॉस की टीआरपी बद से बदतर होती जा रही है, थैंक्स टू ऑल द ब्लंडर्स। फिर चाहे वो सीनियर्स की एंट्री हो, चाहे वो रेड जोन का नाम का बकवास टाइप का अखंड रायता, या अब ये 6 जो चैलेंजर्स आने वाले हैं, या फिर बकवास होस्टिंग कहिए, या फिर नेपो किड जान कुमार शानू को बचाने के लिए काफ़ी डिजर्विंग लोगों को रास्ते से हटा देना, उसके बाद बोलना कि भैया यहाँ पर नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, यहाँ किसी डिजर्विंग का हक नहीं मारा जाता है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो कि आपके सामने है। लेकिन ताज्जुब की बात है, जैसे कि मैंने कहा, लोग इन चीज़ों को सिरे से खारिज कर देंगे और कलर्स के नेपोटिज्म को, फेवरेटिज्म को, स्क्रिप्टेड एंगल को, घटियापंथी को जस्टिफाई ही करेंगे। सो ये है बिग बॉस के अब तक के सीजन का एक रिव्यू, एक एनालिसिस। जब ये लोग आधे सीजन में मिड सीजन का फिनाले ला सकते हैं, तो हम मिड सीजन का रिव्यू तो कर ही सकते हैं। अब आप ये जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं, आप इनसे कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके ओपिनियन। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें और लाइक करें अगर आपने नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।